सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा यहाँ पे हम लोग आज जेई एडवांस 2024 में मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, ध्यान से एक एक डिस्कशन को सुनिएगा, ठीक है। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत भी थी, आपके मन में कोई क्वेरी भी थी, कोई कंट्रोवर्सी आपको लग रहा है कि हो सकता था, तो उसका भी जवाब आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक चैनल पे अपलोड किए हैं, सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे यहां पे पूछा गया था काइनेमैटिक्स से, और जब हम लोग यहां पे मैकेनिक्स कहते हैं ना, तो भैया बेसिकली काइनेमैटिक्स से शुरू करते हुए सॉलिड्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स तक पहुंचेंगे। हालांकि सॉलिड से आपको सवाल देखने के लिए नहीं मिला था 2024 में, फ्लूइड से आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिला था। ये आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन है काइनेमैटिक्स का। आप इस प्रश्न को रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से अटैक कर सकते थे। सवाल में क्या बोला है? A ball is thrown from the location x0 y0 which is equal to 0,0। सो बेसिकली एक काम करते हैं, अपने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक बात है सर, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, राइट, 0,0 कोऑर्डिनेट पे। ठीक बात है। Of a horizontal playground with an initial speed v0 at an angle theta naught from the positive x direction। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने इसको v0 स्पीड दिया है इस प्रकार से, और ये एंगल जो है वो थीटा नॉट है। तो एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को है ना शुरुआत से ही हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये वाला कंपोनेंट अपना हो जाएगा v0 cos थीटा नॉट, और ये कंपोनेंट अपने को हो जाएगा v0 sin थीटा नॉट। ठीक। The ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from the location L, 0। यानी L, 0 पे आपके पास एक और पार्टिकल था, यहां पे एक और पार्टिकल है L, 0 पे, और जिस समय इस बॉल को फेंका गया है उसी समय इस वाले बॉल को भी थ्रो किया गया है, ताकि दोनों हवा में कहीं पे मिड में टकरा जाएंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे आपस में। The stone is thrown at an angle of 180 minus theta 1 from the positive x-axis, from the positive x-axis। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको प्रश्न में ये वाला एंगल दिया है 180 माइनस थीटा 1, यानी कि आपको ये वाला एंगल पता चल गया है, आपको ये वाला एंगल पता चल गया है, ये आपको हो जाएगा थीटा 1। ठीक बात है सर। एंड विथ अ सूटेबल इनिशियल स्पीड, मान लेते हैं वो जो सूटेबल इनिशियल स्पीड है वो अपने को u0 है। फॉर अ फिक्स्ड v0, आपका ये जो v0 है वो फिक्स्ड है। व्हेन थीटा नॉट थीटा 1 इज 45 डिग्री ईच, द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t1। और अगर ये दोनों एंगल 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली है, तब दोनों आपस में हिट करता है t2 टाइम के बाद। तो आपसे यहां से t1 बाई t2 का रेशियो का स्क्वायर पूछ रहा है। सिंपल एकदम। अच्छा, एंड दोनों ही आपको वर्टिकल प्लेन में मूव करने वाले हैं, यानी कि दोनों पे ही आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना बेटा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस u0 को भी हम लोग कंपोनेंट वाइज लिख सकते थे। कहने का मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाता u0 sin थीटा 1, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाता आपको u0 cos थीटा 1। ठीक है। तो हम लोग यहां पे कह रहे हैं कि पूरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉल। अगर इसे पार्टिकल नंबर 1 बोला है, इसे पार्टिकल नंबर 2 बोला है, तो इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल के मोशन को देखो, तो आपको पैरामीटर्स भी उसके रेस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे। जैसे ही आप इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो भैया ये वाला जो पार्टिकल है आपका अब रेस्ट पे आ गया, और जब ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, तब इसकी जो वेलोसिटीज है आप इसको रिवर्स करके इस पे ऐड कर सकते हैं। बात को समझना, जब तुम बोलोगे ना ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? v2 माइनस v1, और रादर v2 प्लस नेगेटिव ऑफ v1, यानी इसको उल्टा करके पलट के इसके ऊपर ऐड कर दो। ठीक, तो चलिए ऐड करते हैं। और जहां तक बात होगी एक्सेलरेशन की, तो भैया फायदा ही तो यही मिलता है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1। भैया ये भी g है और ये भी g है, दोनों ही आपको सेम डायरेक्शन में था, तो माइनस माइनस कट के आपको 0 हो जाता।
तो भैया रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो हमारे को जीरो है, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो। और जब बात करते हैं अपने यहां पे रिलेटिव वेलोसिटीज की, तो इसको पलट के इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट, और इसको पलटोगे तो इस प्रकार से, तो दोनों आपको लिटरली ऐड हो जाएंगे अब। ठीक, तो यहां पे आप अब यू नॉट कॉस थीटा वन प्लस प्लस वी नॉट कॉस थीटा नॉट लिख सकते हो। और जब आपने उसके फ्रेम में लिख ही दिया है तो इन सब को अब यहां से आप मिटा सकते हो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है सर। अच्छा, सिंस रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, इसका मतलब अब ये जो पार्टिकल है ना, इसके फ्रेम में ये वाला पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा, राइट? इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन अब नहीं है। अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो आपको रेस्ट पे है। अगर ये पार्टिकल को इसके साथ, और ये पार्टिकल अब आपको स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर सकता है। अगर इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट सपोज करो ऐसे आ जाता, तो कभी भी ये पार्टिकल इसके साथ हिट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अगर तुम चाहते हो कि ये पार्टिकल इसको हिट करे, तो ये वाला वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए। सिर्फ यही वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे और इससे जैसे जाके टकरा जाए। तो मजे की बात ये हो गई है कि भैया ये वाला टर्म आपका जीरो होना चाहिए। तो तुमको है ना यू नॉट पता चल गया है कि भैया यू नॉट इज वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई योर साइन थीटा वन। तुमको ये यू नॉट पता चल गया। और तुमसे अगर कोई पूछेगा कि भैया ये पार्टिकल कितने टाइम में जाके इसको हिट करेगा, तो वो टाइम कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस विच इज कैपिटल एल। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, कैपिटल एल डिवाइडेड बाई ये वाली जो स्पीड है, तो ये क्या लिखोगे, वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस यू नॉट की वैल्यू आपके पास है विच इज योर वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई साइन थीटा वन मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास यहाँ पे एक कॉस थीटा वन है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में चुपचाप टैन थीटा वन लिख सकते थे। सो बेसिकली आपने टाइम का रिलेशन निकाल लिया है थीटा नॉट और थीटा वन के साथ, क्योंकि भैया कैपिटल एल और कैपिटल वी नॉट ये दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है सर। अच्छा, तो बस अब यहां पे आपको रेशियो खेलना है। इस वाले चीज को यहां से हम मिटा देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत है नहीं। एंड वी हैव डिराइव्ड द टाइम आल्सो, तो इस इक्वेशन की भी अब अपने को डायग्राम की भी अब जरूरत नहीं है। सो बेसिकली हमको चाहिए यहां पे T1 बाई T2। अब ध्यान से देखना, T1 बाई T2, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। T1 टाइम कब है, जब दोनों एंगल 45 डिग्रीज है। तो जब T1 की बात करेंगे और T1 बाई T2 करेंगे, तो तुमको दिखना चाहिए कि भैया आपका L और V नॉट रेशियो में ना कट जाएगा। ठीक, तो ये आपको बचेगा, न्यूमरेटर में आपको T2 वाला एंगल्स आएगा, T2 वाला एंगल्स। तो ये आपको हो जाएगा कॉस थीटा नॉट की जगह लिखेंगे 60 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई, अब अपने लिखेंगे T1 वाला एंगल्स। तो भैया ये तो सब 45 डिग्रीज ही है, तो ये आपको हो जाएगा कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। और ध्यान रखना भाई साहब, L और V नॉट इन रेशियोज में ऊपर नीचे आपस में मर जाता। तो यहाँ पे cos 60 हो जाएगा अपने को 1/2, साइन 60 होगा √3/2, समझना √3/2, और ये आपको हो जाएगा 1/√3। तो √3 ऊपर चला गया तो 3/2 हो गया। इफेक्टिवली ये हो जाएगा आपको 3/2 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, और ये नीचे 1 है तो ये इफेक्टिवली आपको बचेगा 1/√2। तो यहां से दिख रहा है कि T1 बाई T2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में अपने को 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर में अपने को आ रहा है कितना, ये अपने को हो रहा है √2, यानी कि ये हो गया है √2। तो भैया जब इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको 2 हो जाना चाहिए। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पूरे सवाल में बस यही एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, अदरवाइज उसके बाद तो बस मैथमेटिकल सॉल्विंग चल रही है। तो आपको एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल था रिलेटिव मोशन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक, बढ़िया है सर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसके अंदर।
अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, और हम फिर से रिमाइंड करा दें, एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017-18 से लेके अभी तक के हमने सब सॉल्व किए हैं, सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर 2018 का सॉल्व करा दो, 22 का सॉल्व करा दो, तो सब है, आपको चेक दी प्लेलिस्ट लिंक। द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग द x डायरेक्शन सब्जेक्ट टू द फोर्स दिस मच। अब पहले नजर में बच्चा इस सवाल में फंसता है, कभी कभी क्यों फंसता है, क्योंकि वो है ना यहाँ पे f को कोशिश करता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन को वो लिखता है mv dv by dx, एंड ही और शी ट्राइज टू इंटीग्रेट द इक्वेशन, लेकिन वो आगे बहुत बुरी तरीके से फंसता है। अगर तुम यहां पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, भैया यहां पे माइनस है, आपके पास f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस फॉर्मेट का इक्वेशन बेसिकली दर्शाता है कि SHM होने वाला है। तो यही इस सवाल की खासियत है कि ये देखने में लगता है कि लॉज ऑफ मोशन में ये सवाल फिट हो सकता है, लेकिन ये सवाल आपको चल जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। विथ वैल्यू ऑफ x इन मीटर एट टाइम t इक्वल्स टू 0, समय शून्य पे इट इज एट रेस्ट एट x इक्वल्स टू 1, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 सेकेंड इज हाउ मच। ठीक है, तो अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो f इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 10, लेकिन फोर्स आपको लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इंटू ए, सो a इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो SHM तो है, SHM में मीन पोजीशन क्या है, अब मीन पोजीशन जीरो थोड़े ना है, मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो, जहां पे फोर्स जीरो हो। तो फोर्स जब जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, आपको दिख रहा है, ध्यान से मेरी बात को देखना, जब आप a को जीरो कर दोगे तो भैया आपको यहां पे x निकल के आती हुई दिखनी चाहिए 2/4, यानी कि 1/2। भाई साहब x इक्वल्स टू 1/2 इज द मीन पोजीशन। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, आप एक और काम कर सकते थे, आप यहां से -4 कॉमन ले लो, तो ये आपको कितना हो जाएगा -1/2। ये इक्वेशन आपको SHM का इक्वेशन दर्शा रहा है, जहां पे 4 क्या है, 4 इज योर ओमेगा स्क्वायर, और यहां से दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 1/2 इज योर मीन पोजीशन। ठीक है, अच्छा, तो सर ओमेगा हमको निकल के आ गया 2, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि पाई सेकेंड। ठीक बात है सर, अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। हमसे कहता है कि समय शून्य पे पार्टिकल x इक्वल्स टू 1 पे है, दिस इज योर x इक्वल्स टू 1, और यहां पर पार्टिकल रेस्ट पे है, यहां पर पार्टिकल रेस्ट पे, तो भैया ये तो आपको एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, तो कहने का मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो आपको हाफ है, और ये आपको समय शून्य का सिचुएशन है। एट t इक्वल्स टू 0 इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x इक्वल्स टू 1, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। अगर तुम ध्यान से देखो ये कैपिटल T है, ठीक है, तो ये स्मॉल t क्या है, स्मॉल t तो बेसिकली कैपिटल T/4 हो गया ना, इसको अगर 4 से डिवाइड कर दो तो यही तो है स्मॉल t, तो भैया स्मॉल t T/4 है, समय शून्य पे यहां है, तो T/4 टाइम बाद कहां होगा, मीन पोजीशन पे होगा, यहां से यहां मूव करेगा, और ये टाइम कितना होता है, T/4 होता है, यानी भैया इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है आपको 0.5, तो भैया 0.5 यहां पे भी है, 0.5 यहां पे भी है, तो D और A आपका यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक बात है सर, तो इतने टाइम बाद पार्टिकल यहां पर है, और जाहिर सी बात है कि पार्टिकल आपको लेफ्ट साइड ही जा रहा है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, जो कि यहां पे खैर जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो मोमेंटम तो जीरो नहीं हो सकता है, तो वैसे ही दिख रहा है कि ये गलत है आपको। ठीक है, बट स्टिल यू कैन कैलकुलेट कि भैया यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड इज हाउ मच, हमने यहाँ पे देखा था ना, ये आपको हाफ है, और ओमेगा कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये आपको कितना निकल के आ रहा है 1 मीटर्स पर सेकेंड। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, 5 इंटू 1 इज हाउ मच 5, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये आपको लेफ्ट डायरेक्शन में है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, तो सी इसका सही जवाब है। ठीक बात है सर, एकदम बढ़िया है।
अच्छा है, और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए भी मिला है। ये प्रश्न आपको जो है इसके अंदर दो सवाल हैं, ठीक है, एक इसका पार्ट ए है और एक इसका पार्ट बी है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कोलिजन मिक्स्ड भी है, ठीक। सवाल को पढ़िए। टू पार्टिकल्स 1 and 2 each of mass m are connected by a massless spring and are on the horizontal frictionless plane as shown in the figure. Initially the two particles with their center of masses at x naught, तो ये दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज एट x इक्वल्स टू x नॉट, ठीक है, आर ऑसिलेटिंग विथ एम्पलीट्यूड a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ये दोनों जो पार्टिकल है वो आपको ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे हो सकता है कि यही उसका, अगर आप ले लो मीन पोजीशन, तो इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज योर स्मॉल a। ये आपको प्रश्न में दे रखा है, और हमसे कहता है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा ले लो। दस देयर पोजीशन एट टाइम t आर गिवन बाई दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पे ये जो फर्स्ट बॉल है इसका किसी भी टाइम t पे x पोजीशन क्या है दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये तो भैया आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन तो दिख ही रहा है यहां पे। सिमिलरली x2 की बात करेंगे तो यहां पे भी है, ठीक बात है सर। अच्छा, वेयर d इज मोर देन 2a, राइट, आपको यहां पे एक d दे रखा है, हमसे कहता है कि भैया ये d आपको मोर देन 2 है। सो बेसिकली ये देने का मतलब यही है, आपसे कहना चाह रहा है कि दो बॉल आपस में कभी भी टच नहीं होने वाला है, ठीक है। पार्टिकल 3 ऑफ mass m move towards this system with a speed u naught which is equal to a omega by t। आपके पास यहां पे एक पार्टिकल है, वो a ओमेगा बाई 2 स्पीड से जाता है और इसके साथ कोलाइड करेगा। सब सेम मासेस के हैं, ये भी आपको m मास का है, ये भी m मास का है, ये भी m मास का, यानी कि जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, और क्योंकि कोलिजन आपको यहां पे इलास्टिक कोलिजन होने वाला है, तो दोनों आपस में वेलोसिटीज को सिर्फ एक्सचेंज कर लेंगे। लिखा है सवाल में इलास्टिक कोलिजन है, ठीक बात है सर। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एंड अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विद पार्टिकल 2 एट टाइम t नॉट। फाइनली पार्टिकल्स 1 and 2 एक्वायर अ सेंटर ऑफ मास स्पीड। शुरुआत में भैया ये सिस्टम आपको रेस्ट पे था, एंड सेंटर ऑफ मास बेसिकली इसका रेस्ट पे है। ये दोनों पार्टिकल आपको अपने अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। उसके बाद ये आता है, इसके साथ टकराता है एट टाइम t इक्वल्स टू t नॉट। उसके बाद सेंटर ऑफ मास के पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाती है, ऐसा सवाल में कह रहा है, राइट, एंड ऑसिलेट विथ एम्पलीट्यूड b। और कोलिजन होने के बाद ये दोनों पार्टिकल का ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड अब a से चेंज होकर b हो जाता है, ठीक, एंड द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि तुम इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से लिख सकते थे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m। यहां पे m लिखना रेड्यूस्ड मास, अगर ये भी m मास का है, ये भी m मास का है, तो रेड्यूस्ड मास क्या होता है आपको m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि m बाई 2। तो यहां पे लिखना आप m बाई 2। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया है कि भैया आपका k जो है दैट इज इक्वल टू योर m ओमेगा स्क्वायर बाई 2। लिख लिया है ना, क्या पता आगे जाके काम आ जाए, किसको पता है, ठीक है। अच्छा, पार्ट ए, चलिए पार्ट ए की ओर बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन, एंड इसको यहां से हटाइए, इसकी जरूरत अपने को भविष्य में पड़ सकती है, इसको यहां पे रहने दीजिए चुपचाप से, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एंड ये रही हमारी k की वैल्यू, ठीक है जनाब। अब इसके पार्ट ए को ध्यान से पढ़ो। इफ द कोलिजन अकर्स एट टाइम t नॉट इज इक्वल टू 0, समय शून्य पे आपको ये दोनों आपस में टकराता है, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जब टकराया था तब इस वाले पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी थी क्या, और इस वाली पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन a ओमेगा विल बी हाउ मच, ठीक। सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, आपके पास ये है फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन का इक्वेशन, तो फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन भी आप लिख सकते थे। इसको डिफरेंशिएट करोगे dx1 बाई dt, तो भैया ये दोनों तो आपका कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया ये दोनों तो डिफरेंशिएट होके हो गया 0। जहां तक बात आती है इस जनाब की, तो ये आपको हो जाएगा माइनस a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है।
तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए, हमसे बात कर रहा समय शून्य की, जब तुम इसमें t को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भैया इसका मतलब पार्टिकल तो मीन पोजीशन पे हो गया ना। यहां पे जब तुम t को 0 पुट कर रहे हो तो पार्टिकल इस समय अपने मीन पोजीशन पे है, राइट? एंड दैट मीन पोजीशन इज व्हाट? x नॉट प्लस डी, x नॉट प्लस डी। ये बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल की। ये आपका दिस इज योर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और ये जो है ये आपको हो गया है x नॉट प्लस डी पे। ठीक बात है सर, बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। एंड यहां पे भी जब t को 0 पुट करोगे तो ये आपको हो जाएगा x नॉट माइनस टी, राइट? तो यहां से आपका d लेफ्ट साइड है और यहां से आपका ये d राइट साइड है। ठीक है, बात आती है वेलोसिटीज की, तो दोनों है तो अपने मीन पोजीशन पे। बात करो वेलोसिटी की, जब आप यहां पे t को दोनों इक्वेशन में t को 0 पुट करना है तो ये आपका v1 कितना हो जाएगा? ये आपको 1 हो गया है, तो दिस इज योर a ओमेगा एंड v2 इज योर माइनस a ओमेगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये आपको राइट साइड जा रहा होगा विद अ वेलोसिटी a ओमेगा, और ये आपको लेफ्ट साइड जा रहा है विद अ वेलोसिटी a ओमेगा। दोनों अपने अपने मीन पोजीशन पर है, दोनों अपने अपने मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन यही है, और इस मीन पोजीशन के अबाउट ही दोनों आपको ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, और जिस टाइम की बात की जा रही है उस टाइम पर ये लेफ्ट साइड जा रहा था और ये राइट साइड जा रहा था। अब ये प्राणी आता है और इसके साथ टकराता है, इसकी वेलोसिटी थी a ओमेगा बाई 2। तो भैया जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेगा तो अपने वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेगा। एक्सचेंज करने का मतलब है, एक्सचेंज करने का मतलब है कि अब इस वाले बॉल की वेलोसिटी राइट साइड हो जाएगी a ओमेगा बाई 2, और इस वाले बॉल की वेलोसिटी लेफ्ट साइड हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू योर a ओमेगा। ठीक बात है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेट अस कम बैक टू दिस। तो जैसे ही कोलाइड किया, वेलोसिटीज एक्सचेंज की, अब इस मोमेंट पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो भैया दोनों मासेस तो मेरे को m है, तो भैया इसका प्रोडक्ट लो, राइट? m a ओमेगा बाई 2 प्लस इसका प्रोडक्ट लेंगे m a ओमेगा डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट इज इक्वल टू योर 2m। तो आपका m ने m को m से मार दिया, ऊपर में आपको आ रहा है 3 ओमेगा, और ये आपको 2 और ये भी 2 मल्टीप्लाई होकर आपको 4 हो जाना है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि भैया VCM अपॉन a ओमेगा इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू योर 0.75। तो ये रहा इसके पार्ट ए का सही जवाब, दैट इज इक्वल टू योर 0.75। और अगर हम आपको ये बताएं कि जेई एडवांस ने इसका आंसर की क्या दिया था, तो जब भी आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक होते हैं वो आपको अमूमन रेंज देते हैं, और उन्होंने जो रेंज दिया था दैट इज योर 0.74 से लेके 0.76। तो अगर आप इस रेंज के अंदर जो भी आंसर देते, कहने का मतलब है कि अगर तुमने आंसर दे दिया लेट अस से 0.74 या 0.75 या 0.76, तो तीनों ही आपको यहां पे एक्सेप्टेबल होता उनके नजर में। ठीक बात है, एकदम क्लियर है, बढ़िया है सर। तो सर इसका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट वाज फेयरली सिंपलर, इजियर साइड में था आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा रोमांच और बढ़ा है जीवन में, ध्यान से देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि भैया कोलिजन हुआ है टी नॉट इज इक्वल टू π/2 ओमेगा पे, देन द वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां पे b क्या था? टकराव होने के बाद इन दोनों पार्टिकल्स का नया एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड व्हाटएवर। इफ द कोलिजन अकर्स एट दिस टाइम, सर ये टाइम क्या है सर? सर ये टाइम क्या है ना? अगर तुम केयरफुली देखो ना तो दिस इज व्हाट, आपका कैपिटल टी होता है 2π ओमेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट t/4। ये आपको क्या है? ये आपको t/4 है, दिख रहा है क्या? तो तुम इस π/2 ओमेगा को इसमें डाल दो तो तुमको दिखाई देगा कि जब तुम यहाँ पे π/2 ओमेगा डालेगा, ओमेगा मरेगा, ये आपको आ जाएगा π/2 सिर्फ। एंड साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट योर 1, साइन 90 डिग्री इज योर 1। तो अगर ये वैल्यू 1 हो गया तो यहां पे आपको दिख रहा होगा x0 प्लस डी प्लस ए। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे t/4,
समय शून्य पे ये अपने मीन पोजीशन पे था और ये आपको राइट साइड जा रहा था, तो t/4 टाइम पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये अपने राइट मोस्ट एक्सट्रीम पर होगा, ये अपने राइट मोस्ट एक्सट्रीम पर होगा, यानी कि ये आपको मूव करते करते यहां तक आ गया होगा। सिमिलरली जब तुम इसमें भी पुट करोगे ये वाला टाइम, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ये अपने -a लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पर है, तो ये शायद आपको यहां तक होगा, ये आपको यहां पर रहा होगा। तो दोनों अपने अपने एक्सट्रीम्स पर है। अगर तुम वेलोसिटीज में देखोगे तो cos 90 0 यानी वेलोसिटी 0 है, तो भैया दोनों पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम्स पर है। स्प्रिंग आपको गजब इलोंगेटेड है, इस समय कंप्रेस्ड नहीं है, इलोंगेटेड है। ठीक, अच्छा जनाब, तो ये भी आपको रेस्ट पे है, ये भी आपको रेस्ट पर है। और इस समय अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है, तो वो आपको हो जाएगा 2a, राइट। ये वाला पार्टिकल भी a से शिफ्टेड है, ये वाला पार्टिकल भी लेफ्ट साइड a से शिफ्टेड है, तो टोटल इलोंगेशन हो गया आपको 2a। अब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है विद स्पीड ऑफ a ओमेगा बाई 2 आता है, इसके साथ टकराता है। टकराने के जस्ट बाद ये पार्टिकल तो रेस्ट पे आ जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ है, और इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू योर a ओमेगा बाई 2। ठीक बात है सर, बढ़िया है सर। यहीं पे हमको दिखना चाहिए, लॉजिकली हमको दिखना चाहिए कि भाई साहब अब इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी आ गई है। अगर तुम देखोगे तो अब इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू m1 v1, यानी कि मास इनटू दिस, मास इनटू a ओमेगा बाई 2 प्लस ये तो अभी भी उस मोमेंट पे रेस्ट पे था, तो ये तो 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m, तो m ने m को मारा, ये आपको हो जाएगा a ओमेगा बाई 4। तो भाई साहब हमको ये समझ में आ गया है कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, ये आपको सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है a ओमेगा बाई 4। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी और इसकी वेलोसिटी कितनी है, बिकॉज दोनों पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तब तो इजीली दिखता है, अगर सेंटर ऑफ मास खुद मूव कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में जाके अगर देखोगे तो तुमको दोनों पार्टिकल का SHM बहुत कंफर्टेबली विजुअलाइज होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर तुमने इसको पार्टिकल A बोल दिया, इसको पार्टिकल B बोला है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी दिस माइनस दिस, तो वो कितना होगा, a ओमेगा बाई 4 ही तो होगा, a ओमेगा बाई 4 ही तो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना, अब हम लोग जो वेलोसिटी लिख रहे हैं a ओमेगा बाई 4, ये कहां से आया, a ओमेगा बाई 2 माइनस a ओमेगा बाई 4, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी कितनी होगी, इस समय b ग्राउंड फ्रेम में तो रेस्ट पे था, तो इसके रेस्पेक्ट में b आपको इस तरफ मूव कर रहा होगा विद द वेलोसिटी a ओमेगा बाई 4। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहे हैं, यानी सेंटर ऑफ मास अब तुम्हारे लिए रेस्ट पे है, तुमसे जो ऑब्जर्वर है वो खुद सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गया है। ठीक, तो उसको क्या दिखाई देगा कि ये वाला बॉल उसकी तरफ आ रहा है a ओमेगा बाई 4 से, और ये वाला बॉल भी उसी स्पीड से आ रहा है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए दोनों पार्टिकल S से आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या बोल रहे हैं, लगाइए आप समझना। अभी क्या होगा, अभी लेफ्ट इस वाले स्प्रिंग में भी इलोंगेशन इस समय a का है, और इसमें भी इस समय a का है। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भाई साहब आपको जाएगा राइट साइड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम सब कुछ बोल रहे हैं, या फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सब कुछ कह रहे हैं। ये पार्टिकल राइट साइड जाएगा, रुकेगा, फिर ये वापस जाएगा, लेकिन जब वो इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा उसके पास यही स्पीड होगी a ओमेगा बाई 4, तो ये और लेफ्ट साइड जाएगा और कहीं जाके रुकेगा। तो अब जो उसका एम्पलीट्यूड हो गया है वो तो सर कुछ नया हो गया, स्मॉल b। समझ रहे हो मेरी बात को, बढ़िया है सर। तो हम कह रहे हैं चलिए खेलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। इस मोमेंट पर इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का हमको
और रादर ये बोलो कि भैया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लोग सिस्टम का एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल का एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू योर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि सर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 16, और ऐसा 2 पार्टिकल है तो इंटू 2, प्लस इस समय स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना है, 2a का है, तो क्या लिखोगे, हाफ के ए स्क्वायर और अदर हाफ के एक्स स्क्वायर ना, तो k की वैल्यू कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो ये आपको हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू 2a का स्क्वायर, यानी कि सर 4a का स्क्वायर। एंड फाइनल सिचुएशन क्या है, ये पार्टिकल राइट साइड गया और वापस जब जा रहा था तो यहां तक गया और फाइनली यहां पे आके दोबारा से ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब वो रेस्ट पे आया है तो इसकी स्पीड 0, लेकिन आपको इलोंगेशन b का होगा, सिमिलरली इधर भी इलोंगेशन आपको b का होगा। तो फाइनल सिचुएशन में हम लिखेंगे सिर्फ टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू योर हाफ k की जगह लिखेंगे हम लोग m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर बोले तो 4b का स्क्वायर। ठीक है सर, अच्छा तो m ओमेगा स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर भी मर रहा है क्या, नहीं ए स्क्वायर नहीं मर रहा, m ओमेगा स्क्वायर आपको मरा, 2 और 2 भी अपने को यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे बच रहा है a स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास बच रहा है प्लस में, यहाँ पे बच रहा है अपने पास 2a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू योर 2b का स्क्वायर, 8 दूनी 16 यानी 17 a स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू योर 2b का स्क्वायर। हमको चाहिए 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट, 4b स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा कितना, 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहां से एक 2 इसको दे दो तो ये आपको बचेगा 17/4, एंड 17/4 हमारा बेसिकली जवाब है, लेकिन इसको और डिवाइड करना पड़ेगा, 4 चक्के 16 4 2 एंड 4.25, तो इस सवाल का सही जवाब अपने को आ रहा है 4.25, लेकिन एडवांस ने जो इसका रेंज वाला आंसर दिया था दैट इज योर 4.20 से लेके 4.30, इसके बीच में आप जो आंसर दोगे सभी एक्सेप्टेड है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है इसका दैट इज 4.25। ठीक है, एकदम एक एक बारीकी आपको इसकी समझ में आनी चाहिए ताकि आप इस प्रकार का और भी कोई प्रश्न आए देन यू शुड बी एबल टू हैंडल इट, राइट। ना दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, क्योंकि जनरली इस प्रकार के सवाल जो है बच्चे जब आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेंगे तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने मिलेंगे और हूबहू मिलेंगे, राइट, हम लोगों ने भी अपने टाइम पे इनको सॉल्व कर रखा है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद तो इस सवाल का दिक्कत आता है इसके लैंग्वेज में, बहुत से बच्चे शाफ्ट मोटर इन शब्दों से उतने फैमिलियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है, एकदम बेसिक कैटेगरी का कंजर्वेशन लगाना है, लेकिन दिक्कत आती है इसके सवाल के इंटरप्रिटेशन में। प्रश्न में आपको कहता है अ डिस्क ऑफ मास m, और अगर आपने भी ये दिक्कत महसूस की थी तो आप नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, a disk of mass m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure। ये बड़ा वाला एक डिस्क है, इसका मास m है, इसका रेडियस कैपिटल r है। A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference। Another disk of same mass and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft। Initially both the disks are at rest। शुरुआत में पूरा सिस्टम ही हमको रेस्ट पे था। The motor is switched on so that the smaller disk rotate at a uniform angular speed omega। आपने मोटर को स्विच ऑन किया, ये जो छोटा वाला डिस्क है वो आपको ओमेगा से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। इफ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्जर डिस्क रोटेट इज ओमेगा बाई n, तो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक बात है सर। तो हम क्या कह रहे हैं, इस सवाल के डायग्राम को है ना, चलो एक बार दोबारा बनाते, क्योंकि इस डायग्राम में तो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कहाँ है आपका वो मोटर, कहाँ गया वो मोटर। ये रहा आपका बड़ा वाला डिस्क, ये रहा आपका बड़ा वाला डिस्क इस प्रकार से, और थोड़ा सा इसको 3D में विजुलाइज करने का कोशिश भी करते हैं। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। और इसका एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है, ये रहा उसका एक्सिस। ठीक है, अब जो मोटर है ना, मोटर आप सपोज करो कि मोटर को आपने इस पेरीफेरी पे ना, यहाँ पे
अटैच कर दिया, फिक्स्ड है। ये जो मोटर है ना, ये मोटर आपको इसके ऊपर, इस डिस्क के ऊपर फिक्स्ड है, ठीक। और मोटर का एक शाफ्ट है, शाफ्ट इस प्रकार से दिखाते हैं हम लोग, ये रहा आपको मोटर का शाफ्ट। और जो छोटा वाला आपका डिस्क है, उसका सेंटर, उसका एक्सिस पे आपने इस शाफ्ट के अंदर उसको बिठा दिया है, यहां पे छेद मार के आपने इसको ऐसा फिट कर दिया है। ठीक बात है सर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। यहां से इसको भी थोड़ा सा 3D दिखा देते हैं। तो बेसिकली मामला जो है ना, मामला ये है, बहुत से बच्चे इस चीज को शायद नहीं समझ पाए हैं कि डायग्राम एक्चुअली में क्या है। एंड ये रहा हमारे को छोटे वाले डिस्क का एक्सेस। बढ़िया है सर। अब सवाल में कहता है कि आपने मोटर को स्विच ऑन किया, बैटरी ऑपरेटेड है, फलाना वलाना एंड सो ऑन, और इसके वजह से ये जो आपका ये डिस्क है, लेटस से ये आपको ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे जो सेंस ऑफ रोटेशन इस मोटर का होगा वही इस वाले डिस्क का भी होगा। सपोज करो ये आपको घूम रहा है, और ये घूम रहा है आपको किससे, हमको सवाल में दिया, ये आपको घूम रहा है ओमेगा से, ओमेगा से आपको रोटेट कर रहा है। भाई साहब शुरुआत में तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, बात को समझना, शुरुआत में ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। मोटर अब इस पूरे सिस्टम का ही हिस्सा है, मासलेस मोटर है लेकिन मोटर है तो पूरे सिस्टम का हिस्सा। तो भैया अगर तुमने मोटर को ऑन भी कर दिया है, ये डिस्क अगर आपको रोटेट भी करना शुरू कर दिया है इस तरीके से, फाइनली भी तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जीरो होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क बीइंग अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम। मेरा ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है। अब ये आपको हो गया इंटरनल। तो अगर ये वाला आपको ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया है, तो ये वाला डिस्क भी आपको फिर ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देगा, सच दैट कि पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का कोशिश करे। अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन के अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में ये घूमेगा। भैया अगर एक आई ओमेगा है तो दूसरे को माइनस आई ओमेगा, कुछ तो नेगेटिव टर्म आए जीवन में, राइट। तो अगर ये ऐसे घूमना शुरू किया है तो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे घूमना शुरू करेगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा बाई एन। ठीक बात है सर। अब अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान से देखो, अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ये वाला ये जो बड़ा वाला डिस्क है ना, ये तो आपको अपने एक्सिस के अबाउट सिर्फ रोटेट कर रहा है ओमेगा बाई एन से। एक बार के लिए तुम इस डिस्क को भूल जाओ, सिर्फ इस मोटर को देखो। अभी ये मोटर यहां है, जब ये डिस्क घूमेगा तो कुछ देर बाद ये मोटर यहां पे होगा, कुछ देर बाद ये मोटर यहां पे होगा, कुछ देर बाद ये मोटर यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा, फिर वापस यहां पे आ जाएगा। और मोटर के ऊपर ही तो वो छोटा वाला डिस्क माउंटेड है। यानी कि जैसे जैसे आपका बड़ा वाला डिस्क रोटेट कर रहा है, वैसे ही ये छोटा वाला डिस्क खुद इस प्रकार से घूम भी रहा है, और ये छोटा वाला डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। सो बेसिकली दिस डिस्क इज हैविंग कंबाइंड मोशन, दो मोशन बेचारा ये कर रहा है आपको। ठीक बात है सर। लेट अस अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं अपने, ठीक है। देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, राइट। ये जो बड़ा वाला डिस्क है, अगर तुम इसके mg की बात करोगे तो ये भी यहीं से पास करेगा। अगर तुम इस वाले डिस्क के mg की बात करोगे तो भैया इसका एक mg होगा, यहां पे एक नॉर्मल होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई आपका है नहीं मोशन, तो नॉर्मल का और mg का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस आपको वैसे ही जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो। तो भैया यहां पे अपने एक काम कर रहे हैं, इस वाले एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क आपका जीरो है, तो इसके अबाउट अपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पे इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व करोगे तो एंगुलर मोमेंटम 1 + 2 शुड बी इक्वल टू 0। शुरुआत में तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम था ही 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। अब यहां पे अगर हमने इसको 1 बोला है और इसको 2 बोला है, तो सबसे इजी है लिखना इस 2 का। क्यों सर? क्योंकि 2 का एंगुलर मोमेंटम और सेंस ऑफ रोटेशन भी ध्यान से देखना, ये आपको जिस प्रकार से घूम रहा है ना, ये आपको जिस प्रकार से घूम रहा है, आपका थंब नीचे आ रहा होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम इस वाले का, यानी कि L2 वेक्टर आपको इस केस में नीचे आ रहा है। एक काम करते, इसी को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसी सेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक बात है सर। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास m है, रेडियस r है,
डिस्क है तो एम आर स्क्वायर आई इंटू ओमेगा ना, तो क्या लिखोगे, ये लिख रहे हैं हम लोग L2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा बाई एन। ठीक है, सिर्फ इसका बात हुआ, इसकी बात भी तो करो भैया। जब आपको बॉडी का कंबाइंड मोशन हो रहा है उस केस में एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग जो लिखते हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द पॉइंट। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि अगर तुम खुद सेंटर ऑफ मास पे, ये जो डिस्क है इसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओगे तो तुम्हारे लिए फिर ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन ही कर रहा है, तो ये वाला तो बेसिकली आई ओमेगा हो जाएगा। ठीक बात है, तो वो वाला टर्म सबसे पहले लिखते हैं, वो ज्यादा आसान है लिखना अपने पास, आई ओमेगा वाला टर्म। लेकिन इसका ओमेगा तुम देखो ना, इसका ओमेगा जैसे है तो आपका थंब ऊपर आएगा, यानी इस केस में एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ, तो इसको फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस साइन इसका आई ओमेगा, इसका मास दिया हुआ है क्या, मास m है और इसका रेडियस r बाई 2 है, तो फिर से लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2, तो m r स्क्वायर में लिखोगे r स्क्वायर बाई 4 और एक 2 और आएगा तो टोटल 8 हो जाएगा। ये आपको हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा ही लिखेंगे। इसके अलावा इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी है, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया बड़े इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही होगी जो इस मोटर की टैंजेंशियल स्पीड होगी, और वो टैंजेंशियल स्पीड क्या होगी, ओमेगा बाई एन इंटू रेडियस, ये जो आपका रेडियस है। ठीक, तो इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है आपको इस तरीके से, इस सेंस में, राइट। तो ये है आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो वेलोसिटी है, राइट, सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट के अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम है, mvr। ठीक है, इसका मास m है, वेलोसिटी अपने को पता है, और ये जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपने को कैपिटल R है। जहां तक बात सेंस की है, डायरेक्शन की है, तुम फिर से देख लो, यहां पे तुम R क्रॉस P करोगे ना, तुम यहाँ पे R क्रॉस P करोगे और अदर R क्रॉस V करोगे, तो ये है बच्चा आपका यहाँ पे R वेक्टर, ये है मेरा R वेक्टर और ये है मेरा V वेक्टर। तुम यहाँ पे करो R क्रॉस V, तुम्हारा थंब फिर से नीचे आएगा, यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जैसे इसको लिया था पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव एंड mvr, मास m हो गया है, वेलोसिटी आपको हो जाएगा ओमेगा बाई n इंटू आर एंड इनटू एक और r लेना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली r का स्क्वायर एंड दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो एम आर स्क्वायर ये हमको यहां से सलट गया, ओमेगा भी अपने को यहां से सलट ही गया है। यहां पे अपने पास बच रहा है 1/2n, यहां पे बच रहा है प्लस 1/n, और इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये आपको बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, ये आपको आ रहा है 3/2n इज इक्वल टू 1/8। तो भैया ये इसको काटेगा तो 4, यानी n की वैल्यू अपने को 12 आनी चाहिए। तो इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब 12 है। ठीक है, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बेसिक है, सिंपल है, बस इसका डायग्राम बनाने में ही, इसको समझने में कि हो क्या रहा है वही अपने को करना है। चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है रोटेशन से, एंड घबराना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। A thin uniform rod of length capital L and certain mass is kept on a frictionless horizontal table। तो ये पूरा जो सेटअप है वो एक horizontal surface पे प्लेन में रखा हुआ है with a massless string of length capital L। तो ये जो है ये आपको एक रॉड है जिसका मास आपको दे रखा है सवाल में, नहीं भी दिया तो उसको कैपिटल M मान लेना, और ये जो आपका है ना ये धागा है, इसका भी लेंथ आपको कैपिटल L है। ठीक बात है, टॉप व्यू है, ये डायग्राम आपको टॉप व्यू है। आप जब ऊपर से देखते हो तो क्या दिखता है, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पिवटेड एट पॉइंट O इफ अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स P इज इम्पार्टेड टू द रॉड एट अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू L/n। ये एक झटका वाला आपने फोर्स दिया है, ये आपको क्या है, इफ अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स, सो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली आपको इंटीग्रल f dt है। इस P को जो तुम लोग पढ़ते थे ना
इंटीग्रल एफ डी टी, तो यही आपका इंपल्स दे रहा है यहाँ पे। देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड, अच्छा आपने जो इंपल्स दिया है एट अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू l बाई एन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये रॉड है, रॉड का ये वाला लाइन जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लेफ्ट आपको x डिस्टेंस पे आपने ये झटका वाला फोर्स दिया है। ऐसे करने के बाद व्हाट यू ऑब्जर्व इज रॉड एंड धागा रिवॉल्व टुगेदर अराउंड द पॉइंट O with the rod remaining aligned with the string. In such case the value of n is how much? तुम बात समझे? तुमको समझ में आया क्या हो रहा है? यानी कुछ देर बाद सिचुएशन ऐसा रहा होगा, ये धागा है और ये भाई साहब आपको रॉड है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है जैसे कि आपको ये धागा, एक मासलेस रॉड ले लो, धागा का तो कोई मास है नहीं, तो धागे को आप एक मासलेस रॉड की तरह ट्रीट करो और ये एक मास वाला रॉड है और ये ऐसे है, ये आपको साथ साथ मूव कर रहा है। यानी कि इस रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है इस पॉइंट के अबाउट वही इस धागे की भी है। समझ रहे हो? तो एक रिजिड बॉडी के तरीके से ये बिहेव करता हुआ पूरा सिस्टम आपको मूव कर रहा है। ठीक बात है सर? अच्छा, बढ़िया है सर, वेरी गुड। तो हम क्या कह रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, ओ के अबाउट ही पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने बोला कि आपने ये झटका वाला इंपल्स दिया, झटके वाले इंपल्स के बाद क्या होगा, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी और ये सिस्टम आपको इस ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूमना भी शुरू कर दिया है। तो यही दो इक्वेशन हमको यहाँ पे लिख लेना है शांति से, प्रेम से, जो कि बहुत सरल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपल्स का इक्वेशन लिखते हैं, लीनियर इंपल्स का इक्वेशन लिखते हैं। आपको दो इक्वेशन होता है, एक होता है लीनियर इंपल्स का और एक होता है एंगुलर इंपल्स का। लीनियर इंपल्स में आप लिखते हैं इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर इंपल्स में यानी एफ आर डी टी, यहाँ पे ये आपको टॉर्क हो गया है बेसिकली, अज्यूमिंग आर और एफ परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, दिस इज इक्वल टू योर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये दो इक्वेशन का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया है। तो आपने जब इसको इंपल्स दिया तो भैया इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। धागा तो आपको मासलेस है, तो भाई साहब ओ भाई साहब, रॉड का सेंटर ऑफ मास के पास मान लीजिए वेलोसिटी आ जाती है v, और ये v हमको लिखना आता है। अगर ये पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये v कितना हो जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से o पॉइंट की दूरी है 3l/2, तो ये v आपको हो जाएगा ओमेगा इंटू 3l/2, सो 3 ओमेगा l/2। तो यहां पे हम लोग लिख नहीं सकते हैं क्या, आपने लीनियर इंपल्स दिया p एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो भैया शुरुआत में तो सिस्टम रेस्ट पे था, तो यहां पे लिखो चुपचाप से फाइनल मोमेंटम। क्या हो जाएगा? रॉड का मास अगर आपने m मान लिया है इनटू रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। भैया लीनियर मोमेंटम में बॉडी के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 3 ओमेगा l/2। ठीक है, ये मोमेंटम नहीं है, ये आपको इंपल्स है, इंटीग्रल एफ डी टी। अच्छा, अब बात करते हैं अपने यहाँ पे एंगुलर इंपल्स की। एंगुलर इंपल्स के लिए ये जो आपको इंटीग्रल एफ डी टी है ना, यहां से अगर तुम r को बाहर निकाल लो तो आपका यहाँ पे जो इंटीग्रल एफ डी टी है वो तो अपने को p है ही, तो p इंटू आर। तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम ध्यान से देखें तो p इंटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, जहां पे आपने झटका लगाया है, वहां से O की दूरी कितनी है? l प्लस l/2 प्लस l/n। क्या दिखाई दिया? दिखाई देना चाहिए। p इंटू l/n प्लस l/2 प्लस l, तो l/2 प्लस l तो 3l/2 होता है, 3l/2, दिस इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा। तो भैया ये रॉड का इस वाले एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस इनटू द प्लेन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12, तो यहां के अबाउट के लिए लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये आपको हो जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू l/2 प्लस l, क्या है? 3l/2, तो ml²/2 प्लस md², तो यहां पे आपका d क्या है?
L प्लस L बाई टू 3L/2, तो वो आपको हो जाएगा 9L²/4 इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। अच्छा, बढ़िया है सर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। तो भाई साहब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो P की वैल्यू है ना, उसको यहाँ पे लाके डाल दो ना, क्या पता कुछ हो जाए जीवन में। सो 3m ओमेगा L/2, और यहाँ पे L को बाहर निकाल लो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपको बचेगा 1/n प्लस 3/2 दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या अपने पास यहाँ पे क्या है, ml² तो है ही, ओमेगा तो है ही, 1/12 प्लस 9/4। तो भैया ये 1/12 प्लस 9/4 कितना होता है, यहां से 12 एलसीएम लिया, ये आपको हो जाएगा 1, ये आपको हो जाएगा 3 27 यानी कि सर 28/12। हमने ठीक किया है ना भाई साहब, 3 और 27, तो ये आपको कितना हो जाएगा 473, तो 7/3 यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 7/3। तो यहां से अपने को ml² ओमेगा ये तो अपने को सलट गया है, तो ये बच रहा है 1/n डिवाइडेड बाई 3/2, और ये 2 उधर जाएगा तो 2 7 14, और ये 3 इधर जाएगा तो 3 3 9। तो यहां से दिख रहा है 1/n इज इक्वल टू 14/9 माइनस 3/2। यहाँ से 9 आपने एलसीएम ले लिया, सॉरी 9 नहीं 18 आपने एलसीएम लिया, तो ये आपको हो जाएगा 28 और ये आपको हो जाएगा 27। तो भाई साहब यहां से n की वैल्यू निकल के आनी चाहिए 28। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब, सॉरी 18 है, बिल्कुल 18 है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें खास आपको है नहीं। हाँ, हमने जो अप्रोच लगाया है वो भी आपको बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लगाया है, ठीक है। आप इस पूरे प्रश्न में इसके अबाउट भी आप चाहते तो इक्वेशन लिखने का प्रयास कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज दिस बॉडी इज अ रिजिड बॉडी, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको ओमेगा ही निकल के आता। बट आई फाइंड ये जो अप्रोच है इसमें क्या है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सवाल आपको पूछा गया ग्रेविटेशन से। अमूमन एक सवाल तो आपको आ ही जाता है हमेशा। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M विच इज मच मच मोर देन स्मॉल m, ठीक है। द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 विद अ टाइम पीरियड t0 अराउंड द मास कैपिटल M। अच्छा, then the particle is subjected to an additional central force corresponding to the potential energy this much, where alpha is positive शब्द बोल दिया है यहाँ पे, of a suitable dimension, and r is the distance from the center of the orbit. If the particle moves in the same circular orbit of radius r0 and the combined gravitational potential due to capital M and VCR, but the new time period is t1, तो आपसे t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है सवाल के अंदर। एक बार में जब इतना लंबा सवाल पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई साहब क्या ही पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमको बोला गया कि आपके पास एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है और उसके चारों तरफ एक पार्टिकल आपको उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में चक्कर काट रहा है। यानी अगर ये हमारे को कैपिटल M है तो इसके चारों तरफ आपको वो छोटा m मास वाला चक्कर काट रहा है, ठीक बात है सर। यहां पे ये कंडीशन देने का एक मेजर कारण हो सकता है कि आप इसको बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह ट्रीट करना ना शुरू कर दें, राइट, क्योंकि m आपको बहुत 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 ज्यादा भारी है, तो इन दोनों मासेस का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑलमोस्ट इस कैपिटल M के अंदर ही लाई कर रहा होगा, तो आप इसको रेस्ट पे ले सकते हैं, ठीक है। एनीवेज तो भाई साहब ये जो टाइम पीरियड t0 है, क्योंकि हमको टाइम पीरियड के साथ खेलना है। अगर हम सिर्फ इस फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि आपके पास ये m है, ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m r0 रेडियस के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, यानी ये दूरी हमको पता चल गया है, यानी इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स F है वो F फोर्स हमको पता चल गया है, दैट इज इक्वल टू योर GMM डिवाइडेड बाय योर r0 का स्क्वायर, ठीक है सर। और यही फोर्स बेसिकली आपको हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r, ये आपको चारों तरफ घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो m ओमेगा स्क्वायर r0,
इज इक्वल टू योर जी एम एम डिवाइडेड बाई योर आर नॉट का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इसको बोल दो F1, तो यहाँ पे लिख लो F1। ठीक बात है। क्यों हम ओमेगा को बीच में लेके आए? क्योंकि ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन है, मानते हो ना? ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम पीरियड। अब क्योंकि दोनों सिचुएशन में जब सिर्फ कैपिटल एम था और जब कैपिटल एम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी का फील्ड है, तो दोनों सिचुएशन में जो आपका ऑर्बिटल रेडियस है वो सेम है और ये जो पार्टिकल है उसका मास भी सेम है। तो भैया ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉट एवर फोर्स दैट इट इज एक्टिंग, इट इज एक्सपीरियंसिंग, राइट? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया आपका जो ओमेगा है ना वो आपको टाइम पीरियड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वॉट एवर फोर्स इज एक्टिंग, एंड ओमेगा को अपने यहाँ पे लिख सकते थे 1/t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू योर एफ। तो हमको सर यहाँ से समझ में आ रहा है कि टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो ये जो रिलेशन है ना इसी का अपने को काम है, अपने को इसी का काम है। अब तुमको ये जज करना है, एक फोर्स तो पता चल गया, पहले कैटेगरी का फोर्स पता चल गया जब आपको टाइम पीरियड टी नॉट था, तो जब ये फोर्स है तब टाइम पीरियड टी नॉट है। अगली बार क्या फोर्स सब सिर्फ इतना है? नहीं, अब इनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इसके सराउंडिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स की तरफ पहुंचा जा सकता है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू योर माइनस dv बाई dr। ये v आपको पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, सवाल में ही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो माइनस और dv बाई dr यानी इसका डिफरेंशिएशन करो। तो भैया m अल्फा तो एज इट इज छोड़ दोगे, ये r क्यूब है उसको ऊपर लेके जाओ r टू द पावर -3, यानी कि ये आपको हो जाएगा -3 r टू द पावर -4, यानी कि ऐसा। तो आपको दिख रहा है कि भाई साहब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपको जुड़ के प्लस हो गया। सो दिस बिकम्स योर 3m अल्फा डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4, और ये है आपको फोर्स। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, अगर ये फोर्स आपका नेगेटिव आता ना, यानी कि भैया ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स आपको सेंटर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स आपका जो पॉजिटिव आ गया ना भाई साहब, समझना, तुम ऐसे भी सोच सकते थे पोटेंशियल एनर्जी ही आपको पॉजिटिव है। आपको मासेस के केसेस में पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव होती है इसका मतलब वो आपको बाइंडिंग है, फोर्स अट्रैक्टिव है इसका मतलब। और अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ही पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपको फोर्स रिपल्सिव है, और यहां पे भी दिख रहा है फोर्स आपको पॉजिटिव है, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स के अलावा इस मास पे ये अट्रैक्टिव फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, ये वाला फोर्स। बट स्टिल हम देख पा रहे हैं कि ये जो मास है ये फिर भी आपको सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी आपको नेट फोर्स जो है ना वो आपको सेंटर की तरफ ही है, विच इज योर F1 माइनस F। F1 है आपको GMM डिवाइडेड बाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस दिस पर्टिकुलर फेलो, यानी कि 3m अल्फा डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4, और यहां पे r की जगह r नॉट ही लिखेंगे, r नॉट टू द पावर 4। अच्छा सर, बढ़िया है। जब ये आपको नेट फोर्स है तब हमारा नया टाइम पीरियड जो है वो सर T1 है। ठीक, हटाइए सब चीज को, इन सब चीजों का अब काम समाप्त हो गया है। अच्छा, वो रिलेशन कहां चला गया? दिस रिलेशन वी स्टिल रिक्वायर, दैट इज t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू योर 1/f। नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अब अपने पास यहां पे दिया हुआ है टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ, यानी कि अगर हमको चाहिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी नॉट स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, तो यहां पे अपने को टी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फोर्स कौन सा है, ये तो ये भेज देंगे डिनोमिनेटर में और ये आपको आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि भाई साहब GMM डिवाइडेड बाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस 3m अल्फा डिवाइडेड बाई आर नॉट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये वाला फोर्स विच इज योर अगेन GMM डिवाइडेड बाई आर नॉट का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इस डिवीजन को सेपरेट कर दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3m अल्फा डिवाइडेड बाई आर नॉट टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई GMM और ऊपर में हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर।
तो आपका यहां से स्मॉल एम से स्मॉल एम मरेगा, आर नॉट स्क्वायर से ये 4 मरेगा, तो ये आपको 2 निकल के आ जाएगा। ठीक बात है। तो यहां पे आपके पास है 3 अल्फा, इस वाले टर्म को ले आओ आप एलएचएस में, सो 3 अल्फा डिवाइडेड बाई जी एम कैपिट स्मॉल आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाला टर्म यानी कि सर टी नॉट स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर विच इज इफेक्टिवली दिस ओनली, यानी आपके पास ये दिख रहा है विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच था वो बस यही था कि इस फोर्स को आप पहचाने कि भैया ये आपको रिपल्सिव फोर्स वहां पे दे रहा होगा। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये सवाल बच्चे जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिर्फ कूलम लॉ ही लग रहा है, उसके अलावा ये सवाल आपको एसएचएम का सवाल है, एंगुलर एसएचएम का सवाल है। सवाल में कहता है कि भैया 2 बीट्स ईच ऑफ चार्ज Q and mass M are on horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius R। आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ध्यान से सवाल को देखिएगा, डायग्राम को भी समझिएगा। ये हुप आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, एक बीड, 2 बीड है, दोनों बीड इसके अंदर ऐसे फंसा हुआ है, यानी ये बीड इसके अलोंग ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन ये बीड, एक बीड तो आपने इस हुप के साथ फिक्स कर दिया है। ठीक है। One of the bead is glued to the hoop at some point while the other one performs a small oscillation about its equilibrium position along the hoop। तो भैया दूसरा वाला चार्ज कहाँ पे होगा? दूसरा वाला चार्ज यहाँ थोड़े ना हो सकता है भैया, ये वाला चार्ज आपको सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होना चाहिए। अगर तुम इसको यहाँ पे रख दोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर तुम ये मान रहे हो, तो भैया रिपल्सिव फोर्स आपको ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो ये वाले फोर्स का आपको एक कंपोनेंट जो होगा ना, एक कंपोनेंट जो आपको होगा ऐसे होगा, और ये कंपोनेंट इस बीड को वापस इधर ले आएगा। तो भैया बीड का, सेकेंड बीड का इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो तो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, ये रहा मेरा। ठीक बात है सर, ये भी चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है। अब आपने इसको, इस वाले बीड को आपने स्मॉल डिस्टरबेंस दिया और फिर वो आपको ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, स्मॉल डिस्टरबेंस है। ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज हाउ मच, हमसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। इस पूरे प्रश्न में उनको एक और चीज क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए था कि भैया आपका जो ये हुप है वो भी आपको फिक्स्ड है, ये हुप आपको नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि अगर ये मूव करेगा देन इट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है। तो यही मानते हुए इस पूरे सवाल को आपको सॉल्व करना भी है। अच्छा सर, ये वाला बीड आपको फिक्स्ड है, इस वाले को आपने स्मॉल डिस्टरबेंस दिया, मान लीजिए कि भैया आपने इसको मूव कराते कराते यहां तक ले आए, डायग्राम में थोड़ा ज्यादा एंगल दे रहे हैं लेकिन वास्तविकता में बहुत छोटा सा डिस्टरबेंस है। अब ध्यान से समझना, हमको इस वाले पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस पता होने चाहिए, राइट? तभी आप रिस्टोरिंग फोर्स पता करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क पता करेंगे। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही आपको लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाला, यही है ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? तो इस समय इन दोनों बीड के बीच का जो भी ये डिस्टेंस आर है। ठीक बात है सर। अच्छा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बीड पे यहां पे आपको सर्कल का, इस हुप का सेंटर भी है। ठीक है। अगर हम यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें, सेंटर को इसके साथ जोड़ दे, सेंटर को हम इसके साथ जोड़ दे, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अगर ये आर्क आपको सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड करता है, तो यही आर्क इस वाले पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? क्या ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े हैं बचपन में? हाफ एंगल सबटेंड करेगा थीटा बाई 2। बढ़िया है सर। ये रेडियस हमको कैपिटल आर है, ये भी मेरा रेडियस कैपिटल आर ही है। तो क्या हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये कैपिटल आर है, ये थीटा बाई 2 है, तो सर ये वाला डिस्टेंस आपको हो जाएगा कितना? आर कॉस होगा कि साइन होगा? देख तो लो एक बार, आर कॉस थीटा बाई 2 है क्या? देखिएगा एक बार। और ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये वाला डिस्टेंस भी अपने को आर कॉस थीटा बाई 2 है?
है ना। अगर ये थीटा बाई 2 है तो बाइसिमेट्री ये भी थीटा बाई 2 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहा है कि ये टोटल जो आपको डिस्टेंस है जिसको हमने स्मॉल आर बोला है, दैट इज नथिंग बट 2r cos थीटा बाई 2। अब देखना इस सेंटर के अबाउट ये आपको SHM कर रहा है, ये r आपको फिक्स है ना इस सेंटर के अबाउट। तो अच्छा अब अच्छा यहाँ पे कोई mg का चक्कर तो है नहीं ना, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो यहाँ पे mg मैया मत दिखा देना, उसका कोई यहाँ पे योगदान नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो ये फोर्स का एक कंपोनेंट तुमको आएगा ऐसा रेडियल डायरेक्शन में, और एक आएगा आपको टैंजेंशियल डायरेक्शन में। ये टैंजेंशियल डायरेक्शन वाला ही आपको उसको अपने मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहता है। तो भाई साहब अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ये एंगल वापस से थीटा बाई 2 है, तो इसके ठीक अपोजिट है ना ये वाला एंगल, तो ये एंगल भी आपको थीटा बाई 2 है। तो भैया आपको जो ये वाला फोर्स हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस इनटू साइन थीटा बाई 2। ये अगर इसको हमने f बोला है तो ये आपको हो जाएगा f साइन थीटा बाई 2। तो भैया सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू योर फोर्स इज f साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब ध्यान से मेरी बातों को यहां पे देखिएगा, सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैपिटल R ही है, इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ना आई इज इसका मास अगर हमने m माना है, ये रेडियस r है, तो भैया सेंटर के अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इंटू एल्फा, ठीक है सर। अच्छा कैपिटल F की वैल्यू कितनी है, तो ये आपको है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर, एंड स्मॉल r स्क्वायर इज दिस मच, यानी कि भाई साहब 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एंगल बहुत छोटा है ना, स्मॉल डिस्टर्बेंसेस है, थीटा हो थीटा बाई 2 हो, सब आपको बहुत छोटे छोटे एंगल है। तो भाई साहब आप साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 ही लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू योर mr स्क्वायर टाइम्स योर अल्फा। अच्छा तो एक r ने तो एक स्क्वायर को यहां से सल्टा दिया है। अच्छा एंगल छोटा है तो आपका जो cos थीटा होगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपको 1 के बराबर है। k को लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे बचेगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू mr इंटू एल्फा। तो ये r को भी इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा क्यूब, और ये m को लेके आओगे नीचे, सो अल्फा इज इक्वल टू ये आपको हो गया है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 इज 32, सो 32 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर का क्यूब, और यहाँ पे एक थीटा। तो भैया अल्फा और थीटा में रिलेशन आ गया ना, सेंटर के अबाउट हम लोग इसका SHM पढ़ रहे हैं, तो भैया ये एंगल तो थीटा है, तो यहाँ पे आपको थीटा चाहिए था, यहाँ पे आपके पास अल्फा है, तो ये जो भी टर्म है वही अपना ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था। तो क्या ये ऑप्शन नंबर बी के साथ हूबहू मैच हो रहा है, हो तो रहा है जनाब, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, सिंपल एकदम, ठीक है। अच्छा अब आखिरी के जो ये 3 सवाल है, ये तीनों प्रश्न आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़ाव रखते हैं, एंड एक बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है जहां पे आप वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का एप्लीकेशन देखते हैं। आपके पास एक वेसल होता है, उसमें पानी होता है, और वो वेसल आपको एम्प्टी हो रहा था, तो कितने टाइम में वो आपको एम्प्टी हो जाएगा। इस सवाल में आपसे कहता है कि आपके पास एक वेसल है, और बेसिकली आपके पास 2 आइडेंटिकल वेसल है, और दोनों वेसल आपको h हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो यहां से h हाइट पे हमारा ये टैंक रखा हुआ है, इसके अंदर आपको लिक्विड है, पानी है, और ये पानी का जो हाइट है वो आपको स्मॉल h है, ठीक है। आपने इसके बॉटम पे बहुत छोटा सा होल किया है, बहुत छोटा सा होल किया है, यहां से आपको ये पानी एम्प्टी हो रहा है। इस पानी को एम्प्टी होने में लगा है t1 टाइम। सेकेंड कंटेनर के साथ आपने क्या किया, एक पाइप भी यहां पे जोड़ दिया है, और ये पाइप आपको पूरा ग्राउंड लेवल तक आ रहा है, और अब यहां से पानी निकल रहा है, अब ये आपको एम्प्टी हो रहा है, तब आपको एम्प्टी होने में लगता है t2 टाइम। आपसे प्रश्न में t1 बाई t2 पूछ रहा है,
ठीक है, और ये जो होल है वो बहुत छोटा है, ऐसा हमसे सवाल में कह रखा है, स्मॉल रेडियस का होल है। अच्छा, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट केस की, जहां पे इसके अंदर पानी है और होल यहां पर है और कोई पाइप यहां पे कनेक्टेड नहीं है, पानी डायरेक्टली यहीं से एम्प्टी हो रहा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका जनरल इक्वेशन कैसा दिखाई देगा। किसी टाइम टी पे मान लीजिए कि इसमें जो पानी का लेवल है वो आपको y है, y हम लोग यहां से ले रहे हैं, पानी का जो लेवल है इसके अंदर मान लीजिए y है, ठीक है। टाइम t की बात करें, दिस इज एट टाइम t, समय शून्य पे, तो भैया ये पानी का लेवल था स्मॉल h। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A मान लेते हैं, इसका स्मॉल a मान लेते हैं। यहां से पानी का जो लेवल है वो नीचे गिर रहा है v स्पीड से और यहां से पानी निकल रहा है स्मॉल v स्पीड से। तो भैया ये जो स्मॉल v है वही मेरा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है अंडर रूट 2gy। हाँ, लगाइए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, a1v1 यानी कि a इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल v। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका जो कैपिटल v है, व्हाट इज दैट, किस रेट से आपको ये y डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस dy/dt, दिस इज इक्वल टू स्मॉल a और ये आपको हो जाएगा अंडर रूट 2gy। अब इसको केयरफुली इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। यहां पे आपके पास dy है, रूट y को उधर ले जाओ तो ये आपको हो जाएगा y टू द पावर -1/2 dy, दैट इज इक्वल टू योर a बाई कैपिटल A विद नेगेटिव साइन अंडर रूट 2g इंटू dt। मारो इंटीग्रेट। जब समय शून्य था तब आपका y कितना था, स्मॉल h, और जब टाइम t1 हो गया है तो ये पूरा पानी खाली हो गया है, y आपको हो गया है 0। गुड इनफ। तो भैया y टू द पावर -हाफ का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट y, तो ये आपको हो जाएगा 2 रूट y और लिमिट लगाने के बाद हो जाएगा -2 रूट h। दिस इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा -a/a अंडर रूट ऑफ 2g और ये आपको हो जाएगा t1। तो भैया माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो माइनस साइन को यहां से हटा दीजिए, ठीक। तो यहां से आपका t1 निकल के आ रहा है, t1 आपका निकल के आ रहा है कैपिटल A बाई स्मॉल a और ये आ रहा है अंडर रूट 2h/g। देख लीजिए ये आपको निकल के आया है t1, ठीक। अब t2 के केस में क्या हुआ, इसको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं एंड है ना, इतना काफी है। देखिए अब क्या हुआ, जब तुमने पाइप लगा दिया ना यहां पे जब आपने ऐसा पाइप लगा दिया, ठीक, इसमें भी आपको पानी थोड़ा थोड़ा भरा पाइप के अंदर, तो बॉटम पे जो अब प्रेशर होगा ना वो इस y और कैपिटल H हाइट दोनों की वजह से होगा। तो अब जो आपको यहां पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा ना वो 2gy नहीं होगा, y के साथ होगा y प्लस h। अब आपके पास एक y प्लस h भी आ जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम होगा, बाकी सारा प्रोसेस आपको भाई साहब यहाँ पे सेम टू सेम होगा। यहाँ पे भी तुमको लिखना पड़ेगा y प्लस h, y प्लस कैपिटल H। यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा y प्लस कैपिटल H टू द पावर -हाफ dy। बाकी लिमिट आपका सेम होगा। लिमिट जो है समय शून्य पे आपको ये जो लिक्विड का हाइट था वो स्मॉल h था और टाइम t2 पे वो हाइट आपको 0 हो गया है, आपको खाली हो चुका है पूरा का पूरा वो वेसल कंटेनर, ठीक। करो इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा 2 रूट y प्लस h, लिखो यहां पे 2 रूट y प्लस h, लिमिट स्मॉल h से 0। और एक काम कर सकते थे, माइनस साइन को अगर इधर लेके जाओगे तो लिमिट आपको उल्टा हो जाएगा, 0 से लेके h इज इक्वल टू स्मॉल a/a अंडर रूट ऑफ 2g इंटू t2। अच्छा देखिएगा 2, एक बार यहां पे h पुट करो तो अंडर रूट ऑफ h प्लस कैपिटल H माइनस एक बार 0 पुट करोगे तो कैपिटल H, दिस इज इक्वल टू a बाई कैपिटल A अंडर रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाई t2, ठीक है। अच्छा आपको यहां पे कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h के टर्म्स में दे रखी है, दिख रहा है यहां पे 16/9h। तो अगर हम ध्यान से देखें 2 आपका बाहर था, यहां पे जब तुम पुट करोगे 16/9h तो अंदर में हो जाएगा 25/9 यानी कि 5/3
रूट एच माइनस, यहाँ पे जब इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 रूट एच, दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए बाई ए अंडर रूट ऑफ 2g टाइम्स T2। ठीक, अच्छा अब देखेंगे अब क्या हो रहा है। तो यहां पे आपको हो जाएगा 5/4 5 - 4 1, तो ये आपको निकल के आ रहा है 2/3 रूट एच इज इक्वल टू स्मॉल ए बाई ए अंडर रूट ऑफ 2g इंटू T2। तो यहां से हमारा जो T2 निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू योर कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, नीचे में एक 3 है, अंडर रूट ऑफ योर 2h बाई g। तो बस खाली यही तो एक टर्म आया है। सो बेसिकली इस पूरे को तो हम लोग T1 ही लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा T1/3। तो यहां से हमको दिख रहा है कि T1/T2 इज नथिंग बट योर 3। तो इस सवाल का सही जवाब आपको क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। देख लीजिए, सिंपल, फेयर एंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये सवाल भी फ्लूइड मैकेनिक्स का ही है, राइट। आपका जो वो विस्कस फोर्स, बॉयंसी, सब आपको यहाँ पे मिक्स्ड है। कहता है अ टेबल टेनिस बॉल हैज अ रेडियस इतना, मास इतना, इट इज स्लोली पुश्ड डाउन इनटू अ स्विमिंग पूल टू अ डेप्थ d equals to 0.7 meter below the water surface and then released from rest. It emerges from the water surface at a speed v without getting wet and rises up to a height h. Which of the following options is or are correct? आपको पाई की वैल्यू दे रखा है, जी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है, 4 ऑप्शन है, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d इज इक्वल टू दिस मच। अब ध्यान से इसको देखिए, है ना, इसके अंदर काफी सारी चीजें हो रही है एक साथ। ये ले लो वाटर का इंटरफेस, ठीक, देखिएगा। अच्छा, बॉल आपको यहां था, आप इसको धीरे धीरे, यहां पे स्लोली वर्ड लिखा होगा, इट इज स्लोली पुश्ड डाउन इनटू द स्विमिंग पूल एट अ डेप्थ दिस मच। तो आप इस एक एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर धक्का लगा के इसको नीचे लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पे एक फोर्स लग रहा है mg, एक लग रहा है आपको इस पे बॉयंसी। तो कहीं ना कहीं बॉयंसी जो है वो ज्यादा होगा mg से, नेट फोर्स ऊपर होगा, इसीलिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि आप इसको धीरे धीरे नीचे लेके जा सके। सबसे पहली बात, जब सवाल में कहता है कि आप इसको बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, यानी कि आप इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 मान सकते हैं, बहुत धीरे धीरे आप इसको लेके जा रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड से आप इसको नीचे लेके जा रहे हैं। नेग्लिजिबल स्पीड का मतलब है कि पार्टिकल पे किसी भी मोमेंट पे नेट फोर्स 0 है। कहने का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इस पे mg लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे इस पे fb लग रहा है, और क्योंकि इसकी स्पीड नीचे जाते वक्त ऑलमोस्ट 0 है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ विस्कस फोर्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ विस्कस फोर्स, क्योंकि भैया आपको 6 पाई ईटा RV विस्कस फोर्स निर्भर ही करता है आपको स्पीड पे। ठीक है, यही दो फोर्स था, ठीक है, और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो आप देख पा रहे होगे कि आप जो फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू FB माइनस mg। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है सर। तो अब फोकस करते हैं हम लोग यहां पे एक्सटर्नल फोर्स पे। आप यही एक्सटर्नल फोर्स लगाते 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 इस बॉल को आप यहां तक ले गए हैं एट अ डेप्थ ऑफ 0.7 मीटर। ये आपको डेप्थ d है, ठीक है, आपने कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो अगर कोई हमसे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछेगा, तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं हमको FB माइनस mg ना कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चे यहां पे लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी लगा लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के 0 है, यहां पे घूम फिर के यही आएगा निकल के, और कुछ अलग नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द बॉइंट फोर्स? कैलकुलेट करके डेटा को लिखते चलिए। बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। क्या हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है? हाँ है, 10 to the power 3।
मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस का क्यूब, क्या हमको रेडियस दिया है, हैज अ रेडियस दिस मच, इसका क्यूब करेंगे, केयरफुली करिएगा, 27/8, 3 का क्यूब 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। तो ये अपने को निकल के आ रहा है बॉइंट फोर्स। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 2, ये मरेगा तो ये आपको 11 हो जाएगा, ये मरेगा तो ये आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने को दिख रहा है 99/7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 10 10⁻4 10⁻⁻2 न्यूटन। तो कहीं पर लिखना पड़ेगा, कहीं पर लिखना पड़ेगा, है ना, यहीं पे लिख डाले क्या, लिखो यहाँ पे कि भाई साहब पॉइंट फोर्स अपने को निकल के आया है 99/7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक, इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं। दूसरा अपने को यहाँ पे चाहिए mg। mg के लिए कुछ करना ही नहीं, आपको मास दे रखा है, तो भाई साहब आपको एक्सटर्नल फोर्स पता चल गया, दैट इज योर 99/7 इंटू 10⁻⁻2 माइनस दिस इंटू ग्रेविटी, यानी कि 22/7 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहां से आपको निकल के आ रहा होगा 99 माइनस 22 इज इक्वल टू 77, तो 77/7 इज 11, तो 11 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, यानी कि सर पॉइंट, ठीक है बाद में करेंगे इसको। अच्छा, तो वर्क डन कितना हो गया है सर, वर्क डन आपको हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.11 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, क्योंकि डी हमको सवाल में दे रखा है इतना, तो ये आपको हो रहा है 0.077 जूल्स, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, अच्छा, इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन द स्पीड v इज इक्वल टू दिस मच। अभी क्या हुआ, तुम यहां तक इसको लेके आए, फिर तुम इसको छोड़ दिए, तुम अपना दबाव वाला फोर्स छोड़े, तो भैया ये नेट अपवर्ड फोर्स जो इस पे लग रहा था ना, दैट इज इक्वल टू पॉइंट फोर्स माइनस mg फोर्स, जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है विच इज नथिंग बट इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे थे, इसके वजह से ये ऊपर भाग के जाता है। इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स, जब ये ऊपर जा रहा होगा इट इज गेनिंग सम वेलोसिटी, तो उस पे विस्कस फोर्स भी लगेगा, हमसे कहता है उसको एक बार के लिए इग्नोर कर दो, कर दिया इग्नोर। देन द स्पीड v इज इक्वल टू दिस मच, ये v क्या था, इट इमर्जेस फ्रॉम द वाटर सरफेस एट स्पीड v, यानी कि भैया यहां से जस्ट सरफेस तक पहुंचने के बाद इसके पास अगर v स्पीड आया है, शुरुआत में इसकी स्पीड 0 थी, तो ये v कितना है। ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स इज हाउ मच, नेट फोर्स इज दिस मच, नहीं ये तो पॉइंट फोर्स है, नेट फोर्स इज दिस मच जो उस पे ऊपर लग रहा है, यानी इस बॉल का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस अपॉन मास 11 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई मास इज हाउ मच 22 इंटू 10⁻⁻3, और ये 7 ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपको हो जाएगा 2, यानी कि सर 7/2 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये ऊपर गया तो आपको हो जाएगा 10, तो ये आपको निकल के आ रहा है 35 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये जो हो जाएगा ना v, दिस v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 35 एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर 0.7। ठीक, अच्छा बहुत ही बढ़िया है सर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, है ना, ये आपको बेसिकली हो जाएगा 1.4, या डेसिमल को अगर हम हटा भी दे तो 2 5 और 5 इसको मारेगा तो 7, तो भैया ये तो 49 है, यानी कि भाई साहब 7 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक, इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन द हाइट कैपिटल H इज दिस मच। H क्या है यहाँ पे, इट राइजेस अप टू हाइट ऑफ दिस मच, तो भैया जब यहां से निकल रहा था तो इसकी स्पीड इतनी थी, अब जब ये पानी से बाहर निकल गया है तो सिर्फ ग्रेविटी के कंट्रोल में है, तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी विच इज रिटार्डेशन, तो ये कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया है H मैक्स, तो H मैक्स सॉल्व करना है ना भाई साहब, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली,
एच मैक्स सॉल्व करना है ना, तो h इज इक्वल टू हाउ मच, वी स्क्वायर बाई 2g। तो भैया 49 डिवाइडेड बाई 2g 20, तो ये आपको हो जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको 1.4 तो नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमको गलत है। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, अब आता है आपको डी पार्ट, जिसके वजह से बहुत से बच्चे तकलीफ में आए होंगे। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स, जब ये आपको ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स, अगर विस्कस फोर्स को हटा दो तो नेट फोर्स है एफ बी माइनस एम जी, विच इज नथिंग बट दिस ओनली। अच्छा, टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इज हाउ मच। इस चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा देखो कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, जब ये ऊपर जा रहा है किसी मोमेंट पे, जब ये ऊपर जा रहा है तो किसी मोमेंट पे इसकी स्पीड v होगी, और ऊपर जाएगा तो कुछ और स्पीड होगी, तो स्पीड के वजह से इस पे विस्कस फोर्स तो लगता डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर स्पीड ऊपर है तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, लेकिन हमसे कहता है रेशियो ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स। एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स का मतलब है कि यही वाला फोर्स जो हमने यहां पे सॉल्व किया है, टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स। तो भैया सबसे पहले विस्कस फोर्स को लिखो 6 पाई 22/7, 6 पाई ईटा, ईटा इज 10 टू द पावर -3, ईटा आर वी, रेडियस कितना है, इतना है, विच इज 3/2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू वेलोसिटी। किसी मोमेंट पे बॉल की स्पीड मान लीजिए आपको v है, ठीक। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये आपको कटेगा तो ये 11 हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास है दिस इज योर 66 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 10 टू द पावर -5 इंटू वेलोसिटी। ठीक है सर, अच्छा सुनना मेरी बात को एकदम ध्यान से। अगर तुमने विस्कस फोर्स को इग्नोर किया तो विस्कस फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा था ना। अगर विस्कस फोर्स नहीं था तो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते स्पीड 7 हुआ। अगर विस्कस फोर्स होगा तो यहां तक पहुंचते पहुंचते स्पीड 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अगर हम यहां पर एक बार के लिए v के जगह अगर हम लोग 7 सब्स्टिट्यूट कर भी दे, 7 से 7 आपको मर गया, तो तुम देख सकते हो ये जो विस्कस फोर्स निकल के आया है, ये विस्कस फोर्स तुम्हारा इस एक्सटर्नल फोर्स के सामने बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। जब स्पीड 7 ले रहे थे तब विस्कस फोर्स इतना कम आया है, तो पूरे रास्ते में तो स्पीड 7 से भी बहुत कम रहा होगा, तो पूरे रास्ते में तो विस्कस फोर्स और भी बहुत कम है। इसका मतलब विस्कस फोर्स नहीं है तब भी स्पीड 7 है, और विस्कस फोर्स अगर तुम कंसिडर करते तब जो स्पीड में वेरिएशन होता वो नाम मात्र का होता, क्योंकि विस्कस फोर्स बहुत कम लग रहा है, विस्कस फोर्स बहुत कम लग रहा है व्हेन कंपेयर्ड टू द नेट अपवर्ड फोर्स, राइट। इस अजम्पशन को लेते हुए जब हमसे पूछा गया ना मैक्सिमम विस्कस फोर्स, तो हम लोग यही मान रहे हैं कि भैया जब विस्कस फोर्स पूरे रास्ते में रहा भी होगा तब भी टॉप मोस्ट पे जो स्पीड है ना वो लगभग 7 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास ही होगा। यहां पे उनको कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट वर्ड अगर लिख देते तो और अच्छा लगता, नहीं तो अदरवाइज बहुत से होशियार बच्चे क्या कर रहे होंगे इस केस में, विस्कस फोर्स यहां पे मानेंगे 6 पाई ईटा आर वी मानेंगे और इसको इंटीग्रेट करके यहां पे वी निकालेंगे, विच वुड बिकम अ वेरी वेरी टीडियस टास्क। तो ये एक असम्पशन यहां पे आपको लेना था कि भैया विस्कस फोर्स हो तब भी यहां पे स्पीड 7 ही होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स की मात्रा वैल्यू बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द नेट अपवर्ड फोर्स विच इज एफ बी माइनस एम जी। एक बार तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि भैया यहां पे हमको जो स्पीड लेना था वो 7 लेना था, तो 7 से 7 आपका यहां पे मर जाएगा, 3 6 18 3 6 18 98 10 टू द पावर -5। तो अब आपसे यहां पे रेशियो पूछा गया था, तो चलिए यहां पे रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं
कि क्या ऑप्शन नंबर डी मैच होगा, तो 11 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 198 इंटू 10 टू द पावर -5, ये इसको मारेगा तो ऊपर में 1000 होगा, ये इसके साथ कट रहा है क्या, 18 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2,500 और ये हो जाएगा 2,900, यानी 500/9 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। ठीक बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स का है, इसमें भी आपको एक छोटा सा अजम्पशन लेना पड़ेगा, है ना। हालांकि ये सवाल आपको फेयरली सिंपल है, चाहो तो उसको वर्बली कर लो, ठीक है, फिर भी समझते हैं। कहता है अ स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चेंबर एट अ प्रेशर इतना, आपके पास एक चेंबर वेम्बर है, इसके अंदर एक एयर बबल है, ऐसा, ठीक है सर। अच्छा, इसका जो प्रेशर है वो P0 है, अंदर में कुछ प्रेशर होगा P1, अंदर में कुछ प्रेशर होगा P1। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि भैया P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4S/R। इसका रेडियस अगर अभी आपका R1 पकड़ ले, क्या इसको ले लो R1, R1 है, एस इज सरफेस टेंशन ऑफ द बबल। अच्छा देखिएगा, हमसे कहता है कि जब ये सिनारियो था, it has a certain radius so that excess pressure inside the bubble is this much। so basically ये जो चीज है ना, ये जो चीज है यही हमको दे रखा है इतना, P1 माइनस P0 ही मेरे को एक्सेस प्रेशर है, एंड दैट इज गिवन एज 144 पास्कल। अब तो हमको ये बताओ कि P1 क्या हो जाएगा, P0 प्लस 144। भैया P0 देख रहे हो, 1 2 3 4 5 प्लस 144, क्या ही बिगड़ गया P1 में, ऐसा क्या ही बदल गया जीवन में 144 ऐड होने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमको ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त कि अगर हमको P1 किसी इक्वेशन में लगाना पड़ रहा है तो P1 को हम लोग P0 के बराबर ले लेंगे उस क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं, सवाल को आगे पढ़ते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने ये वाला प्रेशर को डिक्रीज किया। नाउ दिस प्रेशर इज नॉट P0, दिस प्रेशर इज 8P0/27। अगर तुम ये प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो भैया ये जो बबल है उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट। इन द प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर्स रिमेन अनचेंज, यानी अंदर का जो गैस का टेम्परेचर है आप उसको कांस्टेंट ले रहे हो। तो भैया ये जो वॉल्यूम बढ़ा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो शुरुआत में इसका प्रेशर P1 है, शुरुआत में इसका प्रेशर P1 है, रेडियस R1 है, बाद में अंदर का प्रेशर P2 है और इसका रेडियस R2 है, यही ना बात है, राइट। एंड हम जानते हैं कि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, यानी हम कह सकते थे कि P1 V1 एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, यानी R1 क्यूब इज इक्वल टू P2 R2 क्यूब। अच्छी बात है सर, बहुत ही सुंदर बात है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो P1 जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं P0 के बराबर है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ना P0 इज गिवन टू अस, दिस इज योर P0 R1 का क्यूब, एंड P2 जो हो जाएगा वो आपको 8P0 डिवाइडेड बाई 27 के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपको R2 का क्यूब। अच्छा, तो ये दोनों आपस में मर गया है, तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब आपका R1/R2 जो आ रहा है वो आपको 2/3 निकल कर आ रहा है। अच्छा, अब और केयरफुली सुनो, शुरुआत में जो आपका एक्सेस प्रेशर है ना, शुरुआत में जो आपका एक्सेस प्रेशर है दैट इज इक्वल टू योर 144, दिस इज योर शुरुआत वाला एक्सेस प्रेशर। तो हमसे फाइनली एक्सेस प्रेशर कितना है वो पूछ रहा है। एक्सेस प्रेशर इज ऑल्सो गिवन बाई 4S/R1। तो आप देख सकते हो कि एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस, यानी कि हम कह सकते थे कि भैया जो फाइनल एक्सेस प्रेशर है अपॉन इनिशियल एक्सेस प्रेशर है दैट इज इक्वल टू योर R1/R2 विच इज नथिंग बट योर 2/3, यानी कि आपका जो फाइनल एक्सेस प्रेशर है दैट इज इक्वल टू योर इनिशियल एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई योर 2/3। अगर हम ध्यान से देखें ये इसको मारेगा कि नहीं मारेगा, 3 चौके 12 10, यानी कि 96। तो इस सवाल का सही जवाब आपको 96 है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।